हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज सुहाना को दूसरे दिन भी बुखार था। नीलेश अनमना सा रसोई में खाना बनाने का असफल प्रयास कर रहा था। सुहाना मास्क लगाकर हिम्मत करके उठी और नीलेश को दूर से हटाते हुए बोली, तुम जाओ, मैं करती हूँ। नीलेश सपाट स्वर में बोला, तुम्हारा बुखार तो 99 पर ही अटका हुआ है और तुम आराम ऐसे कर रही हो जैसे 104 है। फीकी हंसी हंसते हुए सुहाना बोली, नीलेश, शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी 15 वर्षीय बेटी सालू रसोई में आई और सुहाना के हाथों से बेलना चकला लेते हुए बोली, आप जाइए, मैं बना लूंगी। तभी 13 वर्षीय बेटा आंसू भी रसोई में आ गया और बोला, मम्मी आप लेटो, मैं आपको नारियल पानी देता हूँ और टेम्परेचर चेक करता हूँ। सुहाना बोली, बेटा तुम सब लोग मास्क लगा लो, मैं अपना टेम्परेचर खुद चेक कर लेती हूँ। नीलेश चिढ़ते हुए बोला, सुबह से जब मैं काम कर रहा था तो तुम दोनों का दिल नहीं पसीजा। सालू थके हुए स्वर में चकले पर किसी देश का नक्शा बेलते हुए बोली, पापा हमारी ऑनलाइन क्लास थी 1 बजे तक। आंसू मास्क को ठीक करते हुए बोला, पापा एक काम कर लो, कहीं से ऑक्सीमीटर का इंतजाम कीजिए, मम्मी का ऑक्सीजन लेवल चेक करना जरूरी है। नीलेश बोला, अरे सुहाना को कोई कोरोना थोड़ी है, पैरासीटामोल से बुखार उतर तो जाता है। यह वायरल फीवर है और फिर कोरोना के टेस्ट कराए बगैर तुम क्यों यह सोच रहे हो। सालू खाना परोसते हुए बोली, पापा तो करवाएं। नीलेश को लग रहा था कि क्यों कोरोना के टेस्ट पर 4000 रुपये खर्च किए जाए, अगर होगा भी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। भला वायरस का कभी कुछ इलाज मिला है जो अब मिलेगा। जब सालू खाना लेकर सुहाना के कमरे में गई तो सुहाना दूर से बोली, बेटा यहीं रख दो, करीब मत आओ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण यह बुखार तुम्हें भी हो। नीलेश बाहर से चिल्लाते हुए बोला, तुम तो खुद को कोरोना करके ही मानोगी। सुहाना बोली, नीलेश चारों तरफ कोरोना ही फैला हुआ है और फिर मुझे बुखार के साथ साथ गले में दर्द भी हो रहा है। सालू और आंसू बाहर खड़े अपने मम्मी को बेबसी से देख रहे थे। क्या करे, कैसे मम्मी का दर्द कम करे, और दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। सुहाना को नीलेश की लापरवाही का भली भांति ज्ञान था। उसे यह भी पता था कि महीने के आखिर में पैसे न के बराबर होंगे, इसलिए नीलेश टेस्ट नहीं करवा रहा है। सरकारी फ्री टेस्ट की स्कीम ना जाने किन लोगों के लिए है, उसे समझ नहीं आ रहा था। सुहाना ने व्हाट्सएप से नीलेश को दवाओं की पर्ची भेज दिया। नीलेश मेडिकल स्टोर से दवाई ले आया। हालांकि मेडिकल स्टोर वाले ने बहुत आनाकानी की थी क्योंकि पर्ची पर सुहाना का नाम नहीं था। दवाओं का थैला सुहाने के कमरे की दहलीज पर रख कर नीलेश चला गया। सुहाना ने पैरासीटामोल खा ली और आंखें बंद करके लेट गई, पर उसका मन इसी बात में उलझा हुआ था कि वह कल ऑफिस जा पाएगी या नहीं। आजकल तो हर जगह बुरा हाल है, एक दिन भी न जाने पर वेतन कट जाता है, कैसे खर्च चलेगा। अगर उसे कोरोना हो गया तो। नीलेश के पास तो बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यही सोचते सोचते उसके कानों में अपने पापा की बात गूंजने लगी, सुहाना यह तुझे नहीं तेरी नौकरी को प्यार करता है। तुझे क्या लगता है ये तेरे रंग रूप पर रिझा है? तुझे दिखाई नहीं देता कि तुम दोनों में कहीं से भी किसी भी रूप में कोई समानता नहीं है। आज 16 वर्ष बाद भी रह रहकर सुहाना को अपने पापा की बातें याद आती है। सुहाना के घर वालों ने उसे नीलेश से शादी के लिए आज तक माफ़ नहीं किया था और नीलेश के घर में रिश्तों का कभी कोई महत्व था ही नहीं। शुरू शुरू में तो नीलेश ने उसे प्यार में भिगो दिया था। सुहाना को लगता था जैसे वह दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है, पर यह मोह भंग जल्दी हो गया जब 2 माह के भीतर ही नीलेश ने बिना सुहाना से पूछे उसकी सारी सेविंग किसी प्रोजेक्ट में लगा दी थी। जब सुहाना ने नीलेश से पूछा तो नीलेश बोला, अरे देखना, मेरा प्रोजेक्ट अगर चल निकला तो तुम यह नौकरी छोड़ छाड़ कर बस मेरे बच्चे पालना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और तब तक सालू के आने की दस्तक सुहाना को मिल गई थी। फिर धीरे धीरे नीलेश का असली रंग सुहाना को समझ आ चुका था। जब तक सुहाना का डेबिट कार्ड नीलेश के पास होता तो सुहाना पर प्यार की बारिश होती रहती थी। जैसे सुहाना नीलेश को पैसों के लिए टोकती तो नीलेश सुहाना से बोलना छोड़ देता था। धीरे धीरे सुहाना ने स्वीकार कर लिया था कि नीलेश ऐसा ही है, उसे मेहनत करने की आदत नहीं है। सुहाना के परिवार का उसके साथ खड़ा न होने के कारण नीलेश और ज़्यादा शेर हो गया था। घर बाहर की जिम्मेदारियां, रात दिन की मेहनत और पैसों की तंगी के कारण सुहाना बेहद रुखी हो गई थी। सुंदर तो सुहाना पहले भी साधारण थी, पर अब वह एकदम ही रूखी लगती थी।
सुहाना मन ही मन घुलती रहती थी। नीलेश का इधर उधर घूमना सुहाना से छिपा नहीं रहा था। ऊपर से यह बेशर्मी कि नीलेश सुहाना के पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करता था। दोनों बच्चों को पता था कि मम्मी पापा के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं था, पर जिंदगी फिर भी कटी रही थी। यह सब सोचते सोचते सुहाना की आंख ना जाने किस पहर में लग गई थी। उसे एक बेहद अजीब सपना आया कि जिसमें नीलेश के हाथ खून से रंगे हुए थे। अचकचाकर सुहाना उठ बैठी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। बुखार चेक किया, 102 था। चाहकर भी वह उठ ना पाई और ऐसे ही गफलियत में लेटी रही। सुबह किसी तरह से ऑक्सीमीटर का इंतजाम हो गया था। सुहाना ने जैसे ही नापा तो उसका ऑक्सीजन लेवल 85 था। उसने फ़ोन करके नीलेश को बोला तो नीलेश भी थोड़ा परेशान हो गया और बोला, सुहाना प्रोन पोजीशन में लेटी रहो। इधर उधर नीलेश ने हाथ पैर मारने शुरू किए। सब जगह पैसों के साथ साथ सिफारिश चाहिए थे। नीलेश के हाथ खाली थे। किसी तरह सालू के फ्रेंड की मदद से सुहाना को अस्पताल तो मिल गया था, पर दवाओं और टेस्ट के पैसे कौन देगा। तभी कॉरिडोर में एक सांवली मगर गठीली शरीर की नर्स आई और नीलेश से मुखातिब होते हुए बोली, सर दवाई यहाँ फ्री नहीं है। नीलेश मायूसी से बोला, जानता हूँ, पर घर में सब लोगों को कोविड है और माँ पापा को कैसे ऐसे छोड़ देता। उसी चक्कर में सब कुछ लग गया। 2 बच्चे भी है, आप ही बताओ क्या करूँ। बिजनेस में अलग से घाटा चल रहा है। नर्स का नाम मीना था। वह 32 वर्ष की थी। उसे नीलेश से थोड़ी सहानुभूति से हो गई। उसने कहा, अच्छा सर, मैं कोशिश करती हूँ। नीलेश ने अचानक से मीना का हाथ अपने हाथों में लेकर हल्के से थपथपा दिया। मीना हक्की बक्की रह गई थी। नीलेश धीरे से बोला, आई एम सॉरी मीना, पर तुम्हें पता है ना, इंसान ऐसे पलों में कितना कमजोर पड़ जाता है। मीना को लगा कि नीलेश कितना केयरिंग है अपने घर परिवार को लेकर, और एक उसका पहला पति था, एकदम निकम्मा। काश मेरा पति भी इतना केयरिंग होता तो मुझे अपनी जान हथेली पर रखकर यह नौकरी नहीं करनी पड़ती। नीलेश विजय भाव के साथ घर आया। उसे लग रहा था कि उसने दवाओं का इंतजाम फ्री में ही कर दिया है। थोड़े से घड़ियाली आंसू बहाकर वह मीना को पूरी तरह अपने शीशे में उतार लेगा। नीलेश के पास यही हुनर था, औरतों की भावनाओं को हवा देकर उनको उल्लू बनाना, औरतों की झूठी तारीफ करके और खुद अपना उल्लू सीधा करना। मीना ने सुहाना की दवाओं का इंतजाम कर दिया था। नीलेश ने नहाकर ब्लू कलर की शर्ट और जींस पहनी। उसे पता था वह इसमें कातिल लगता है। दोनों बच्चों को बुलाकर दूर से ही बोला, बेटा मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, तुम लोग रह लोगे क्या अकेले। सालू डबडबाई आवाज में बोली, पापा मम्मी ठीक हो जाएंगे ना। नीलेश इतना स्वार्थी था कि उसे अभी भी मीना दिख रही थी। झुंझलाता हुआ बोला, अरे भाई इसलिए तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम क्यों रोध हो रही हो। आंसू सालू को चुप कराते हुए बोला, दीदी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, पापा आप जाओ। नीलेश हॉस्पिटल तो गया, पर सुहाना के पास जाने के बजाय घाघ लोमड़ी की तरह मीना के बारे में इधर उधर से पता लगाता रहा था। यह पता लगते ही कि मीना का अपने पति से तलाक हो गया है, नीलेश की खुश हो गया। उधर सुहाना का ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा था। हॉस्पिटल में इतनी मारा मारी थी कि अगर मरीज का तीमारदार ध्यान न दे तो मरीज की कोई सुध बुध नहीं लेता था। नीलेश बाहर से सुहाना को देख रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अंदर जाने का। तभी नीलेश ने दूर से मीना को आते हुए देखा। नीलेश भागकर अंदर सुहाना के पास गया। नीलेश ने देखा कि सुहाना का ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच चुका था। वह भागकर मीना के पास गया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोला, मीना मेरी सुहाना को बचा लो, घर पर बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने गया था। मीना भागते हुए सुहाना के पास पहुंची तो देखा ऑक्सीजन मास्क ठीक से लगा हुआ नहीं था। उसने ठीक किया तो सुहाना का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। नीलेश मीना के करीब जाते हुए बोला, मीना तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। मीना को नीलेश से सहानुभूति से हो गई थी। नरम स्वर में बोली, आप चिंता मत करें, यह मेरा पर्सनल नंबर है, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। नीलेश को मीना से और बात करनी थी, इसलिए बोला, यहाँ कोई कैंटीन है? सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर पापी पेट तो नहीं मानता ना। मीना बोली, आप मेरे साथ चलो। कैंटीन में बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था। नीलेश जितना झूठ बोल सकता था उसने बोल दिया था। मीना जब कैंटीन से बाहर निकली तो उसे लगा कि वह नीलेश के बेहद करीब आ गई है। मीना ने नीलेश की मदद करने के उद्देश्य से अपनी ड्यूटी भी उस वार्ड में लगा ली जिसमें सुहाना एडमिट थी। वह आते जाते आंखों ही आंखों में नीलेश को साहस देती रहती थी। नीलेश को मीना में अपना अगला शिकार मिल गया था। वह बेहया इंसान जहाँ तक सोच बैठा था कि अगर सुहाना को कुछ हो गया तो वह मीना को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। मीना अकेली रहती है और अच्छा खासा कमाती है, दिखने में भी आकर्षक है, और सबसे बड़ी बात मीना उसे पसंद भी करने लगी है। अब नीलेश का रोज का यह काम हो गया था।
मीना के साथ कैंटीन में खाना खाना और अपनी दुख की कहानी कहना मीना को नीलेश का आकर्षक रूप रंग और उसका अपने परिवार के लिए समर्पण आकर्षित कर रहा था। उसे सपने में भी भान नहीं था कि नीलेश इंसान के रूप में एक भेड़िया है। सुहाना का मन नीलेश की हरकतें देखकर छटपटा रहा था। वह बच्चों को देखना चाहती थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद यह चालाक इंसान बच्चों पर ध्यान नहीं देगा। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुहाना कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गई थी। नीलेश जब सुहाना का अंतिम संस्कार करके घर पहुंचा तो सालू और आंसू का विलाप देखकर पहली बार उसका दिल भी भावुक हो उठा था। वह भी बच्चों को गले लगाकर फफक कर रो पड़ी। पर नीलेश को पता था कि सुहाना इस घर की गृहिणी ही नहीं बल्कि अन्नदाता भी थी। बैंक में बस 10,000 शेष थे। सुहाना के जाने के बाद एक बंधी हुई इनकम का सोर्स बंद हो गया था। नीलेश की आदतें इतनी खराब थी कि उसके घर वाले और दोस्त उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मीना के अलावा नीलेश को कोई नजर नहीं आ रहा था। सब मुसीबतों के बाद भी बस एक अच्छी बात यह थी कि यह घर नीलेश और सुहाना ने बहुत पहले बनवा लिया था। अब नीलेश ने तिकड़म लगाया और मीना को अपने घर पेइंग गेस्ट की तरह रहने को बोला। मीना की हिचकिचाहट देखकर नीलेश बोला, मेरे बच्चों की खातिर आ जाओ मीना, वे सुहाना को बहुत मिस कर रहे हैं। तुम जितना किराया देती हो उससे आधा दे देना, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मीना की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी। वह अपना सामान लेकर नीलेश के घर आ गई थी। दोनों बच्चे मीना को देखकर अचकचा गए मगर कुछ बोल नहीं पाए। एक रूम में मीना, दूसरे में बच्चे और ड्राइंग रूम में नीलेश रहता था। मीना ने धीरे धीरे पूरे घर का काम अपने जिम्मे में ले लिया था। नीलेश रात दिन मीना की तारीफों में कसीदे पढ़ता था। मीना को लगने लगा था कि उससे ज़्यादा सुंदर शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। मीना आखिर एक औरत थी और वह भी निपट अकेली। उसका दिल भी पिघल ही गया। मीना और नीलेश की शादी नहीं हुई थी पर वे दोनों अब पति पत्नी की तरह ही रहने लगे थे। मीना का पूरा वेतन अब नीलेश की जेब में जाता था। सालू और आंसू अपने पापा और मीना की चुहलबाजी देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब नीलेश और मीना बेशर्मी की सारी सीमा लांघते हुए बच्चों के सामने कमरे में बंद हो गए। मीना के हॉस्पिटल जाने के बाद आंसू और सालू ने नीलेश को आड़े हाथों लिया। आंसू बोला, पापा आपको शर्म नहीं आती? मम्मी को अभी गए हुए 2 माह भी नहीं हुए हैं। नीलेश गुस्से में बोला, क्या तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मुझे अकेलापन नहीं लगता है? मीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसी के कारण हमें यह रोटी नसीब हो रही है। तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। और फिर बेटा, मैं कोई मीना आंटी को तुम्हारी मम्मी की जगह थोड़ी दूंगा। वह बस हमारे यहाँ रह रही हैं और रहने का किराया दे रही है। दोनों बच्चे उस दिन अपनी मम्मी को याद करके रोते रहे। नाना नानी से तो कोई मतलब नहीं था और दादा के जाने के बाद दादी ने भी चाचा के डर से रिश्ता खत्म कर लिया था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब मीना नीलेश पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। नीलेश एक शातिर खिलाड़ी था। उसने मीना को यह कहकर चुप करा दिया था कि उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे और वह उनके बिना नहीं रह पाएगा। मीना गुस्से में बोली, ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। नीलेश मीना को बाहों में भरते हुए बोला, मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर तुमने मुझे छोड़ने की बात भी सोची। 3 साल हो गए थे। मीना आत्मनिर्भर और आकर्षक थी पर नीलेश उसका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से शोषण कर रहा था। पर अब मीना चाहकर भी इस जाल से निकल नहीं पा रही थी। नीलेश के झूठ को भी वह सच मानकर जी रही थी। कम से कम सुहाना के पास उसके 2 बच्चे तो थे पर मीना के तो इस रिश्ते में मीना पिछले 3 सालों में 2 बार गर्भपात करा चुकी थी। मीना अकेली थी पर अपने अकेलेपन को भरने के लिए उसने गलत साथी चुन लिया था। उधर नीलेश बेहद खुश था कि वह किसी भी कीमत पर शादी करके एक और बच्चे का खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था। वह खुश था कि अब उसे पूरी आज़ादी थी और साथ ही मीना के ऊपर हक भी था। स्वार्थ में नीलेश को ना मीना का ख्याल था और न ही बच्चों की फिक्र थी। मीना सोच रही थी कि कोरोना ने सुहाना की तो जिंदगी छीन ली थी पर उसे जीती जागती लाश बना दिया था। सालू, आंसू और मीना तीनों ही एक त्रिकोण में ना चाहते हुए भी बंधे हुए थे और इस त्रिकोण के हर कोण को नीलेश अपने हिसाब से घटाता या बढ़ाता रहता था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।